Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 14 March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing competitive exams are: first question. The nurse has just finished assisting the doctor in placing central venous line, which is a priority intervention to ensure the client's safety. किसी पेशेंट में सेंट्रल इंट्रावीनस लाइन यानी सेंट्रल लाइन लगाई गई है और इस लाइन को लगाने के बाद क्लाइंट की सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, assess the client's temperature. Option B, monitor the client's blood pressure. Option C, prepare the client's chest x-ray. The right answer is option C. सेंट्रल लाइन लगाने के बाद इस पेशेंट में हम चेस्ट एक्सरे करवाना सही मानेंगे। आइए ऐसा क्यों है इसे जान लेते हैं। One of the most possible risk associated with central line placement is pneumothorax due to accidental puncture of the lungs. आपने पेशेंट में सेंट्रल लाइन लगाई और हो सकता है गलती से सेंट्रल लाइन लगाते समय ये लाइन वेन्स की बजाय लंग्स को पंचर करती हुई लंग्स के अंदर चली जाए, तो इस सिचुएशन में लंग्स के अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हो सकता है यानी न्यूमोथोरैक्स कंडीशन हो सकती है। इस चीज़ के प्रिवेंशन हेतु हमें सेंट्रल लाइन लगाने के बाद पेशेंट में एक्सरे करवाना ज़रूरी है। एक्सरे करवाकर हम ये पता कर सकते हैं कि सेंट्रल लाइन अपनी सही जगह में पहुंची है या नहीं। So chest radiograph should be done after placement of central line to confirm the right placement and others. आइए अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल लाइन आखिर है क्या। सेंट्रल लाइन कह दीजिए, सेंट्रल वीनस कैथेटर कह दीजिए, ये सभी एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और उसे अगर एक इंजेक्शन लगाना हो या एक ड्रिप लगानी हो तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली हम वेन के अंदर इसे कनेक्ट कर देंगे और पर्सन में एक ही बार में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है और इसका ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन चलने वाला है, तो इस समय हमें बार बार पेशेंट में इंट्रावीनस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना होगा, आईवी फ्लूइड्स को देना होगा। तो अगर हम बार बार निडल से वेन को पंचर करेंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी और ये करना पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पर्सन में कैन्यूला लगा देते हैं। अब इस कैन्यूला की मदद से हम 2 से 3 दिन तक लगभग पेशेंट का ट्रीटमेंट यानी इंट्रावीनस मेडिकेशन फ्लूइड आदि दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरी स्टेट वो आती है जब मान लीजिए कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलने वाला है। मान लीजिए 1 महीने से लेकर 6 महीने तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चलने वाला है। पेशेंट को लगातार इंट्रावीनस फ्लूइड्स चलेंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन चलेंगी, बार बार ब्लड सैंपल का कलेक्शन करना होगा, ब्लड भी ट्रांसफ्यूशन करना पड़ेगा। तो इन सभी सिचुएशंस, इन सभी चीज़ों को करने के लिए पेशेंट में यदि हम कैन्यूला लगाते हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं है, बार बार कैन्यूला आउट हो जाएगा और पेशेंट को तकलीफ होगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इस पेशेंट के लिए एक सेंट्रल लाइन कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसकी जो मेन वेन है, बड़ी लाइन है, उसके अंदर हम एक ट्यूब को या कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं। ये कैथेटर या ट्यूब क्या होता है,
सीधे हार्ट के पास पहुंचने वाली वेन में रहता है या कई बार हार्ट के अंदर तक इसे एडवांस कर दिया जाता है। इस ट्यूब को लगाकर हम लंबे समय तक पेशेंट के अंदर आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह की सेंट्रल लाइन के लिए आप एग्जाम्पल समझना चाहें तो आप मान सकते हैं कि कोई कैंसर का पेशेंट हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल लाइन क्या है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। Question number 2. A client found to have tuberculosis is scheduled to go to the radiology department for chest radiograph. The nurse should take which action when preparing to transport the client? आप जिस पेशेंट की केयर कर रहे हैं उसे टीबी है और इस पेशेंट का आपको चेस्ट एक्सरे करवाना है। इस पेशेंट को चेस्ट एक्सरे के लिए ले जाते समय आप कौन सी सावधानी बरतेंगे या कौन सा एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए, अप्लाई मास्क, गाउन, ग्लव्स टू द क्लाइंट। हम इस पेशेंट को वार्ड से एक्सरे रूम तक ले जाने के दौरान मास्क, गाउन और ग्लव्स पहनाएंगे, या फिर मास्क, गाउन पहनाएंगे, या फिर मास्क पहनाएंगे, या फिर नोटिफाई द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सो दैट द पर्सोनल कैन बी श्योर टू वियर मास्क व्हेन द क्लाइंट अराइव्स। हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक्सरे डिपार्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन देंगे कि हम एक टीबी पेशेंट को वहाँ लेकर आ रहे हैं। वहाँ जितने भी हेल्थ पर्सोनल्स हैं, जितना भी स्टाफ है, वो सभी मास्क पहन कर रखे। कौन सा एक्शन यहां पर सबसे सही माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया द्वारा होने वाला टीबी डिजीज ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। इसलिए इस पेशेंट को जब भी हम डिपार्टमेंट से बाहर लेकर जाएंगे, ये टीबी डिजीज दूसरे हेल्दी पर्सन्स में ना हो जाए, इस चीज के प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को मास्क पहनाना सबसे जरूरी है। अगर आप इस पेशेंट को छोड़कर बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स को मास्क पहनने के लिए कहते हैं तो ये चीज गलत हो जाएगी। सभी को मास्क पहनाने से अच्छा है कि आप इस पेशेंट को ही मास्क पहना दें। While handling TB clients, airborne precaution should always be followed. TB पेशेंट की केयर करते समय हमेशा आपको एयरबोर्न प्रिकॉशन को यूज करना है, फॉलो करना है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब भी आप ज्वाइन करें, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। पेशेंट की सुरक्षा भी जरूरी है और खुद की सुरक्षा भी जरूरी है। While transferring a client from ward to radiographic department or anywhere, a client with active TB should wear mask that is either triple layer or N95 mask to prevent the spread of infection to others. कोशिश करिएगा जब भी आप पेशेंट को वार्ड से कहीं और लेकर जा रहे हैं, उसे ट्रिपल लेयर या N95 मास्क पहनाया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है टीबी के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज सेकेंड प्रेशर अल्सर इन द सैक्रल एरिया, which finding would the nurse expect to note on assessment of the client's sacral area? किसी बेड रिडन पेशेंट में लोअर बैक एरिया में यानी सैक्रल एरिया के अंदर स्टेज सेकेंड प्रेशर अल्सर है। इस प्रेशर अल्सर के असेसमेंट के दौरान आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? बेसिकली आपको बताना है कि इन चारों पॉइंट्स में से किस पॉइंट के बिहाफ पर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्लाइंट को स्टेज 2 का प्रेशर अल्सर है। ऑप्शन ए, इंटैक्ट स्किन, ऑप्शन बी,
full thickness skin loss. Option C, exposed bone, tendons or muscles. Option D, partial thickness skin loss of dermis. The right answer is option D, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस ऑफ डर्मिस। हमारे स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसे आप टच करते हैं उसे आप एपिडर्मिस लेयर के नाम से जानते हैं, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर है उसे आप डर्मिस के नाम से जानते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को प्रेशर अल्सर होता है, प्रेशर सोर होता है, बेड सोर होता है या डेक्यूबिटस अल्सर होता है, उस सिचुएशन में स्किन की ये डर्मिस लेयर जो है इसमें पार्शियल थिकनेस लॉस देखा जाता है। यानी स्किन की एपिडर्मिस तो खत्म हो चुकी है और डर्मिस का कुछ हिस्सा भी यहाँ पर हट चुका है, प्रभावित हो चुका है। अगर ऐसा आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसे प्रेशर अल्सर है और स्टेज सेकंड है। होपफुली आप इसे आप समझ गए होंगे। इन स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर द स्किन इज नॉट इंटैक्ट। आप इंटैक्ट शब्द का मतलब समझिए। इंटैक्ट का मतलब होता है स्किन कहीं से भी कटी फटी नहीं है, वहां पर घाव नहीं है, स्किन कंटिन्यूअस है, इसमें किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं है। जबकि स्टेज 2 की बात की जा रही है तो यहाँ पर स्किन का इंटैक्ट होना देखा जाता है, इसलिए हमने ऑप्शन ए को गलत माना। पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस ऑफ द डर्मिस हैज अकर्ड, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। इट प्रेजेंट्स एज अ शैलो ओपन अल्सर विथ अ रेड पिंक वुंड बेड विदाउट स्लश। स्टेज 2 प्रेशर अल्सर में आपको हल्का घाव देखने को मिलता है और जो घाव होता है वो देखने में रेड पिंक कलर का होता है। It may also present as an intact or open rupture serum filled blister. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा भी गया है बनाकर। इट मे ऑल्सो प्रेजेंट एज एन इंटैक्ट और ओपन रप्चर्ड सीरम फिल्ड ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है स्किन के ऊपर किसी प्रकार का फफोला हो जाना। ब्लिस्टर को आप हिंदी में फफोला बोलते हैं और ब्लिस्टर वह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है। स्किन पे बनी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट हो उसे आप ब्लिस्टर कहते हैं। और अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लिस्टर मौजूद है तो उसे भी आप सेकंड स्टेज में इंक्लूड करेंगे। द स्किन इज इंटैक्ट इन स्टेज 1। जो स्किन होती है वो इंटैक्ट होती है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का टूट फूट नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता, तो ये कंडीशन स्टेज 1 कहलाती है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर पेशेंट को स्टेज 1 का प्रेशर अल्सर है, बेड सोर है, तो उसके अंदर स्किन इंटैक्ट रहती है, यानी स्किन किसी भी प्रकार से कटी फटी नहीं होती। स्किन पर सिर्फ आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, टेम्परेचर फील करने पर हाई मिलेगा और ये स्टेज 1 कहलाता है। फुल थिकनेस स्किन लॉस अकर्स इन स्टेज 3। और स्टेज 3 के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस देखा जाता है और पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस स्टेज 2 में देखा गया था। और एक्सपोज्ड बोन, टेंडन और मसल्स प्रेजेंट हैं तो ये स्टेज 4 कहलाएगा। नॉर्सेट एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बेड सोर की स्टेजेस पूछी जाती हैं, तो आप याद रखिएगा, अगर इमेज के अंदर आपको पेशेंट की बोन, टेंडन या मसल्स दिखाई दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर स्टेज 4 का बेड सोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन फुल टर्म इन्फेंट अबाउट। एक फुल टर्म इन्फेंट यानी ऐसा बच्चा जिसका जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी पूरी होने के बाद हुआ है, यूं कहें
38 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के बीच इस बच्चे की डिलीवरी हुई है, तो इसे डेली आपको कितना विटामिन सी देना चाहिए? 30 mg, 50 mg, 40 mg या 80 mg? The right answer is option C, 40 mg पर डे। विटामिन सी 0 से लेकर 6 महीने की उम्र के दौरान 40 मिलीग्राम्स देना होता है और 6 से 12 महीने की उम्र के बच्चों को 50 mg प्रतिदिन देना होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ये जितने भी खट्टे फल हैं लाइक ऑरेंज, आंवला, इनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी वुंड हीलिंग के लिए इसेंशियल है, साथ ही साथ ये आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी। हिप इंस्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे आप? बार्लोस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, फैलन टेस्ट, एलन टेस्ट? The right answer is option A. हिप इंस्टेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम बार्लोस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। द इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप may be assessed by ortholani or Barlow's test, which play a big role in clinical screening for developmental dysplasia of hip. अगर किसी बच्चे में हिप जॉइंट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया लाइक कंडीशन है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए दो टेस्ट मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है ऑर्थोलानी टेस्ट और दूसरा है बार्लोस टेस्ट। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डिसऑर्डर ओवर न्यूट्रिशन के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए हाइपरविटामिनोसिस, ओबेसिटी, फ्लोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। The right answer is option D, osteomalacia. All nutrition diseases are caused by overnutrition, but osteomalacia is caused by the nutrition deficiency or lack of vitamin D in children. देखिएगा, ऑप्शन ए, बी और सी ये न्यूट्रिशन का ज़्यादा मात्रा में इनटेक करने के कारण होने वाले डिजीज़ हैं। अगर आपने किसी को ज़्यादा विटामिन दे दिया तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, डेंजरस स्टेज। आपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाना खिलाया तो पर्सन में ओबेसिटी हो जाएगा, डेंजरस कंडीशन। पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो तो उससे फ्लोरोसिस हो सकता है, जिससे डेंटल प्रॉब्लम्स और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। लेकिन ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है और इसके कारण उनकी बोन्स जो हैं डिफॉर्म हो जाती हैं, फर्म हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में एक एबीजी रिपोर्ट दी गई है और इस एबीजी रिपोर्ट के हिसाब से आपको कौन सी कंडीशन डेवलप है वो बताना है। pH 7.45, PaCO2 30 mmHg, HCO3 20 MEq per L. This is the
ABG reports values. Take your time, solve this question, then we will discuss how to solve, how to decide this. आइए अब जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर पेशेंट में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड ये कंडीशन है। ये क्यों आया है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर पीएच की जो वैल्यू है वो नॉर्मल है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी पर्सन में नॉर्मल पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होती है। तो यहाँ पर जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। अब बात करते हैं सेकंड वैल्यू पीएच की, सॉरी PaCO2 की। नॉर्मल CO2 का जो लेवल है बॉडी के अंदर 35 से 45 के बीच होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नॉर्मल से कम दिया गया है। अब बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट वैल्यू 22 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर 20 है, यानी कि डिक्रीज है, नॉर्मल से कम है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन के अंदर कंडीशन रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये टर्म बताया था, ये वर्ड बताया था, रोम। अगर किसी पर्सन के अंदर रेस्पिरेशन रिलेटेड कंडीशन है तो उसके अंदर ऑपोजिट वैल्यूज देखने को मिलेगी, और अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है तो इक्वल वैल्यूज देखने को मिलेगी। क्या है इसका मीनिंग? देखिए, अगर पर्सन में रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका अगर पीएच जो है बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घटेगा। इसके ऑपोजिट अगर CO2 बढ़ता है तो पीएच लेवल घटेगा। यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज अगर आती है तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी होती है। और मेटाबॉलिक में इक्वली ये दोनों कंडीशंस बढ़ती हैं, यानी कि मान लीजिए पेशेंट का पीएच बढ़ रहा है तो इसका जो HCO3 लेवल होगा वो भी बढ़ेगा। पीएच अगर घटता है तो HCO3 लेवल भी घटेगा। यानी कि दो वैल्यूज एक ही डायरेक्शन में बढ़ती या घटती हैं तो ये मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, और अगर एक वैल्यू घट रही है और एक बढ़ रही है तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी कंडीशन कहलाएगी। देखिएगा, अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो पीएच है वो 7.45 है, यानी कह सकते हैं कि पीएच का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं हाई था, ठीक है। और जो CO2 का लेवल है, PaCO2 का लेवल है, वो नॉर्मल की तुलना में कम हुआ है। तो अब हम समझ सकते हैं कि दो वैल्यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल से कम हुई है। दिस इज द पीएच की वैल्यू, दिस इज CO2 की वैल्यू, एंड दिस इज HCO3 यानी बाइकार्बोनेट की वैल्यू। तो गौर कीजिएगा, पीएच तो बढ़ रहा है और CO2 और HCO3 घट रहा है। तो आप इन दो पर फोकस करिए। पीएच बढ़ा, CO2 का लेवल कम हुआ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी कंडीशन है। अब बात करते हैं कि ये एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। तो देखिएगा, पेशेंट के अंदर जो पीएच है वो अगर 7.35 से कम होती है तो ये कंडीशन एसिडोसिस कहलाती है, और अगर पीएच का लेवल 7.45 से ज़्यादा होता है तो ये एल्केलोसिस या एल्केलाइन कंडीशन कहलाती है, बेसिक कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो 7.45 के आसपास है, तो आप इसे एल्केलोसिस कंडीशन कह सकते हैं। अब बात आता है किस सिचुएशन में आप कंपनसेटेड मैकेनिज्म कहेंगे,
अनकंपनसेटेड कहेंगे या पार्शली कंपनसेटेड कहेंगे। यहाँ पर बॉडी की पीएच 7.45 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हाई थी, यानी कि हम मान सकते हैं कि बॉडी का पीएच 7.48 के आसपास था, जो हमारी बॉडी ने कोशिश करके वापस नॉर्मल किया है। हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ने के कारण बॉडी का पीएच 7.45 से काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और इसे कंपनसेट करने के लिए हमारी किडनी के द्वारा बाइकार्बोनेट आयन को लगातार बॉडी से बाहर भेजा गया, जिसके बाद बॉडी का पीएच 7.45 आ गया। बॉडी ने इस एबनॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए अपना एफर्ट दिखाया, इसे नॉर्मल किया, यानी कि ये कंडीशन अब पूरी तरह से कंपनसेटेड है। जिस कंडीशन में आपको पीएच नॉर्मल मिले और बाकी दोनों वैल्यूज नॉर्मल मिले, तो आप कह सकते हैं कि वो कंडीशन पूरी तरह से कंपनसेटेड है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी भी वैल्यू को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मार्जिन पर अटैच्ड रहती है। बैटलडोर प्लेसेंटा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, वेलामेंटस प्लेसेंटा। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। The right answer is option A. It is called बैटलडोर प्लेसेंटा। आइए इसके बारे में और जान लें। Battledore placenta is a placenta in which umbilical cord is attached at the placental margin, so called of fancied resembles to racket used in badminton। इसे डायग्राम से समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए आपका प्लेसेंटा है और इस प्लेसेंटा से बिल्कुल बीच से ही अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी रहती है, अटैच्ड रहती है। लेकिन अब किसी कारण किसी वुमेन में प्लेसेंटा के बिल्कुल मार्जिन से अम्बिलिकल कॉर्ड अगर अटैच्ड रहती है तो ये कंडीशन बैटलडोर प्लेसेंटा कहलाती है। आप इसे गौर से देखिए, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, चिड़ी बल्ला का खेल खेलते हैं, तो उसमें जो बैट आप यूज़ करते हैं, जो रैकेट आप यूज़ करते हैं, वो कुछ दिखने में इस प्रकार की स्ट्रक्चर का होता है। तो याद रखिएगा, अगर प्लेसेंटा के मार्जिन से अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है, जुड़ रही है, तो ये देखने में बैडमिंटन के रैकेट जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, और इस प्रकार के प्लेसेंटा को आप बैटलडोर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, What is the first intervention for a patient experiencing chest pain and SpO2 89? हॉस्पिटल में पेशेंट आया, उसे चेस्ट पेन हो रहा था, आपने उसका SpO2 लेवल चेक किया तो वो आया 89%। इस सिचुएशन में सबसे पहला एक्शन आपके द्वारा क्या लिया जाएगा? आप तुरंत उसे मॉर्फिन देंगे, ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे, या फिर सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, या फिर उसका ECG लेंगे? The right answer is option B. सबसे पहला काम इस सिचुएशन में होगा पेशेंट को ऑक्सीजन देना। एडमिनिस्ट्रिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन द पेशेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन माना जाएगा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू इंक्रीज SpO2 टू ग्रेटर देन 90 टू हेल्प प्रिवेंट कार्डियक डैमेज।
ऑक्सीजन को देकर हम पेशेंट की SpO2 वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, और ऐसा करने से पेशेंट में कार्डियक डैमेज नहीं होगा, कम से कम होगा। सम लिक्विड नाइट्रोजन एंड मॉर्फिन आर कॉमनली एडमिनिस्टर आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने के बाद आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं सबलिंगुअल रूट से, और मॉर्फिन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग intervention should be your first priority when treating a patient experiencing chest pain while walking? हॉस्पिटल में एक पेशेंट है या कार्डियक यूनिट में एक पेशेंट है। इस पेशेंट को जब आप वॉक करवा रहे थे, पैदल घुमा रहे थे, तो उसे अचानक चेस्ट पेन होने लगता है। चेस्ट पेन होने के बाद सबसे पहले आप कौन सा एक्शन लेंगे? व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन? आपके ऑप्शंस हैं, हैव द पेशेंट सिट डाउन। पेशेंट को जिस जगह पर आप घुमा रहे थे, चेस्ट पेन होते ही तुरंत आप उसे आराम से ज़मीन पर बैठा देंगे, या फिर गेट द पेशेंट बैक टू द बेड। आप तुरंत पेशेंट को वहाँ से लेकर उसके बेड पर लाएंगे और लिटाएंगे, या फिर वहीं पर पेशेंट का ECG लेने लगेंगे, या फिर पेशेंट को तुरंत सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। इस पूरे क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, सिचुएशन को देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर हम उस पेशेंट को तुरंत रिलैक्स होने के लिए कहेंगे, बैठने के लिए कहेंगे। The initial priority is to decrease oxygen consumption by sitting the patient down. पेशेंट को जब आप वॉक करवा रहे थे तो उसके पैदल चलने के कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी, उसके हार्ट पर दबाव पड़ रहा था और हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो सबसे पहला हमारा एक्शन होगा कि इस पेशेंट में ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ी है उसे कम करवाया जाए, और इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड को कम करवाने के लिए हम पेशेंट जहां है उसे तुरंत रिलैक्स होने के लिए कहेंगे, आराम से बैठने के लिए कहेंगे। पेशेंट अगर चलेगा फिरेगा नहीं तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी और उसे चेस्ट पेन से रिलीफ फील होने लगेगा, और यही यहाँ पर पूछा गया था, प्रायोरिटी एक्शन भी माना जाएगा। एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोजन एज यू साइमल्टेनियसली डू ECG। जब आप इस पेशेंट में ECG करें उसी समय आप इसे नाइट्रोग्लिसरीन भी दे सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से 15 मिनट में 5-5 मिनट के गैप से 3 बार मैक्सिमम दी जा सकती है। नाइट्रोग्लिसरीन एक पोटेंट वैसोडाइलेटर मेडिसिन है जो कि तुरंत ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है, डिमांड को कम करती है और पर्सन को चेस्ट पेन में रिलीफ आता है। अगर पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद भी चेस्ट पेन नहीं कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को अब मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो रहा है, MI अटैक आया है। When the patient's condition stabilizes, the patient should return to bed. अब पेशेंट को जब कंप्लीटली चेस्ट पेन से रिलीफ महसूस हो रहा है, अब वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, उस समय उसे वहाँ से वापस बेड की तरफ आप लेकर आएंगे। तुरंत बेड पर लाना ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा सकता है, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं। Question number 14. The nurse is administering albumin solution to a client. During administration of solution, the nurse should evaluate the client closely for which of the following complication. जब किसी पेशेंट में एल्ब्यूमिन आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? कौन सा कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो इसका ख्याल रखना चाहिए? एक्सेसिव डायूरेसिस, फ्लूइड ओवरलोड, एबनॉर्मल वेट लॉस या फिर डिहाइड्रेशन।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लूइड ओवरलोड। हमारे प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर किसी पर्सन के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम हो जाए तो इस पेशेंट में जनरलाइज्ड एडिमा या एसाइटिस जैसे रोग डेवलप हो सकते हैं। एल्ब्यूमिन का काम है कि ब्लड वेसल्स में फ्लूइड को बनाकर रखना, इससे बाहर नहीं जाने देना। अगर किसी पर्सन में एल्ब्यूमिन की कमी होती है तो ब्लड वेसल से ये फ्लूइड निकलकर इंट्रासेल्युलर स्पेस में आने लगता है और पर्सन के पूरे शरीर में एडिमा डेवलप हो जाती है। जब हम पेशेंट में एल्ब्यूमिन दे रहे होते हैं तो ये सारा फ्लूइड वापस अचानक से ब्लड वेसल्स में आकर कहीं फ्लूइड ओवरलोड जैसी कंडीशन ना कर दे, इस चीज़ का ख्याल रखना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एल्ब्यूमिन को हम बहुत ही धीरे धीरे ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और पेशेंट को एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन के दौरान पानी नहीं दिया जाता पीने के लिए। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज assessing a client with multiple trauma who is at risk for developing acute respiratory distress syndrome. The nurse should assess for which earliest sign of acute respiratory distress syndrome. एक पेशेंट जिसे मल्टीपल ट्रॉमा हुआ था, उस पेशेंट में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS डेवलप होने की संभावना है। आप एज अ नर्स इस पेशेंट में ARDS डेवलप ना हो जाए, इसके लिए किस अर्ली सिम्टम की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे, या यूं बता दीजिए कि ARDS का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का अर्लीस्ट साइन क्या होगा। ऑप्शन ए बाइलेटरल वीजिंग, ऑप्शन बी इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस, ऑप्शन डी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। The right answer is option D. Increased respiration rate is the earliest sign of acute respiratory distress syndrome. The earliest detectable sign of acute respiratory distress syndrome is increased respiratory rate, which can begin from 1 to 96 hours after the initial injury to body. शरीर में चोट लगने के बाद पहले 96 आवर्स में अगर पर्सन का रेस्पिरेशन रेट बढ़ने लगता है तो ये मान लीजिए कि पर्सन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा रहा है। दिस इज द अर्लीस्ट डिटेक्टेबल साइन ऑफ ARDS कंडीशन, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। This is followed by increasing dyspnea, air hunger, retraction of accessory muscles and cyanosis. रेस्पिरेशन रेट बढ़ने के बाद यानी टैकीपनिया होने के बाद पर्सन को डिस्पनिया होने लगता है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होता है, एयर हंगर होने लगता है, वो बहुत ही तेजी से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करता है। रिट्रैक्शन ऑफ एक्सेसरी मसल्स, रेस्पिरेशन में जो मसल्स जरूरी होती हैं रेस्पिरेशन के लिए वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती हैं और पर्सन की बॉडी जो है धीरे धीरे नीली पड़ने लगती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, साइनोसिस डेवलप होने लगता है। ब्रीथ साउंड में बी क्लियर और कंसिस्टेंट और फाइन इंस्पायरेटरी क्रैकल्स और डिफ्यूज कोर्स रैकल्स फाउंड। इन सब सिचुएशंस के बाद हो सकता है पेशेंट के ब्रीथ साउंड्स क्लियर हों, या हो सकता है कि उसमें क्रैकल्स मौजूद हों या कॉर्स क्रैकल मौजूद हों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pregnant client reports that her last menstrual period was February 11, 2018. Using Nagel's rule, what will the nurse determine as estimated date of birth? नेगल्स रूल का इस्तेमाल करते हुए आपको इस वुमेन में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताना है, यानी बच्चे का जन्म, बच्चे की डिलीवरी
किस दिन होगी जिस वुमेन में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 11 फरवरी 2018 को हुआ था? आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं। पुट योर आंसर्स। एक्सीलेंट गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी नवंबर 18, 2018 इज द करेक्ट आंसर। नेगल्स फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है। एलएमपी में यदि 3 महीनों को घटा दिया जाए और 7 डेज को जोड़ दिया जाए तो ये नेगल्स रूल कहलाता है। इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में 9 मंथ्स को ऐड करके 7 डेज को ऐड कर दिया जाए तब भी वही वैल्यू आएगी जो कि 3 मंथ्स और 3 मंथ्स को माइनस करके 7 डेज को जोड़ने पर आती है। आपको जो मेथड इजी लगे उसका इस्तेमाल करते हुए आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 11 फरवरी की डेट को एलएमपी माना था, तो इसके अंदर जब हम 3 मंथ्स को माइनस करके 7 डेज को ऐड करेंगे तो आने वाला डाटा 18 नवंबर 2018 होगा। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। प्रीवियस एग्जाम में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करना कई बार पूछा गया है, स्पेशली स्टेट पीएससी लेवल के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 19, बर्न इंजरी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेट्रा विल लीड टू। अगर किसी पर्सन को बर्न हो जाए या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन हो तो इस सिचुएशन में कौन सी कंडीशन हो सकती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बेसिक बट इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी किसी पर्सन को बर्न होता है तो उसके अंदर हमेशा याद रखिएगा एसिडोसिस कंडीशन डेवलप होती है। और डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगती है, फैट आदि को तोड़कर ग्लूकोज बनाती है, एनर्जी बनाती है। तो उस सिचुएशन में कीटोन का फॉर्मेशन होता है और ये कीटोन हमारी बॉडी में एसिड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। सो यहाँ पर भी एसिडोसिस कंडीशन होगी। सो बर्न और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर। अगर किसी पर्सन में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? कोलेडोकोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस, कैल्कुलाई या कोलेसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली, उसके अंदर अगर पथरी है, स्टोन है, तो ये क्या कहलाएगा? बेसिक बट इंपॉर्टेंट। The right answer is option B. It is called कोलेलिथियासिस। इसे हम कोलेलिथियासिस के नाम से जानेंगे। कोलेलिथियासिस क्या है इसे भी समझ लेते हैं। Also called bile duct stones or gallstones in bile duct is the presence of gallstone in common bile duct। अगर किसी पर्सन में कॉमन बाइल डक्ट वाले एरिया में स्टोन्स बन जाएं तो ये कंडीशन कोलेडोकोलेलिथियासिस कहलाती है। गॉल स्टोन्स जिसे आप कोलेलिथियासिस कहते हैं यूजुअली फॉर्म इन योर गॉल ब्लैडर। द बाइल डक्ट इज द स्मॉल ट्यूब दैट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू इंटेस्टाइन। कोलेसिस्टाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। देखिएगा, कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन का होना और कोलेलिथियासिस का मतलब है कि स्टोन
गॉल ब्लैडर में स्टोन का होना। बाइल डक्ट क्या है? बाइल डक्ट एक स्मॉल ट्यूब है जो कि गॉल ब्लैडर से बाइल को इंटेस्टाइन में लेकर आती है। और याद रखिएगा, हमारा जो लीवर है वो बाइल का प्रोडक्शन करता ज़रूर है लेकिन उसे स्टोर नहीं करता, उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर के अंदर ही होता है। और बॉडी को जब आवश्यकता होती है तो गॉल ब्लैडर से ही बाइल को आगे सिक्रीट किया जाता है। और हर दिन लगभग 800 ml के आसपास बाइल का प्रोडक्शन होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।